Good morning, students. In our last class, we have seen that the Mendel rule for inheritance, right? जब मैंडल का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था टू शो द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हाट डज मैंडल हैज़ डन मैंडल ने दो प्लांट्स लिए थे एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ राइट और जब उन्होंने इन दोनों को पॉलिनेट करवाया तो F1 जनरेशन में जो उनको प्लांट्स मिले उनमें दोनों के एक एक ट्रेड्स आए। ये दो प्लांट्स जब F1 जनरेशन में उनको जो प्लांट्स मिले उसमें दोनों के ट्रेड्स आए, मतलब एक टॉल और एक शॉर्ट, राइट, लाइक दिस। बट जब F2 जनरेशन में उन्होंने इन दोनों F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को पॉलिनेट करवाया तो उस केस में उनको जो प्लांट्स मिले उनको इस तरीके से प्लांट्स मिले थे। जब उन्होंने इन दोनों को पॉलिनेट करवाया तो F2 जनरेशन में उनको जो प्लांट्स मिले उसमें इस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो आए, जिसमें उनको तीन प्लांट्स जो मिले वो टॉल मिले और जो फोर्थ प्लांट मिला वो कैसा मिला, ड्वार्फ मिला। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो चाइल्ड है उसमें दोनों के अपने दोनों पेरेंट्स से एक एक ट्रेड्स आते हैं और उन दोनों में से जो भी ट्रेड्स डोमिनेंट होता है हमको वही कैरेक्टर्स शो होता है, राइट। नाउ in this explanation both TT and capital T small t are tall plants while only TT is the short plant। इस कंक्लूजन में उन्होंने क्या देखा था कि TT और कैपिटल T स्मॉल t वाले जितने भी कैरेक्टर्स वाले प्लांट थे वो सारे टॉल थे और केवल स्मॉल TT वाला जो प्लांट था वो शॉर्ट था। इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ T इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। या हम ये कह सकते हैं कि केवल हमारे पास अगर एक टी हो, कैपिटल टी, तो उससे जो प्लांट है वो टॉल हो सकता है, वाइल बोथ द कॉपीज टू हैव टू बी टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। और अगर किसी प्लांट में दोनों कैरेक्टर्स स्मॉल टी वाले हैं तो वो जो प्लांट है वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा। और दोनों में से अगर एक भी कैरेक्टर्स के पास कैपिटल टी वाला है तो उससे वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। ट्रेट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट वाइल दोज दैट बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड द रेसेसिव ट्रेट्स, राइट। सिंस कैपिटल टी के होने से जो कैरेक्टर है वो हमको टॉल मिल रहा है, तो इसीलिए कैपिटल टी के होने से जो कैरेक्टर है वो हमको टॉल मिल रहा है, तो इसलिए उस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट का मतलब होता है द वन हु रूल्स ओवर द अदर। तो सिंस यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी में हमको डोमिनेंस किसकी देखने को मिल रही है, कैपिटल टी की। जिस प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी कैरेक्टर्स हैं वो सारे प्लांट्स हमको टॉल दिख रहे हैं और ड्वार्फ नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो कैपिटल टी है उसकी डोमिनेंस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डोमिनेंट ट्रेट। और ये जो स्मॉल टी है उसको हम बोलते हैं रेसेसिव ट्रेट। वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन रेसेसिव इन फिगर 9.4। फिगर 9.4 की अगर हम बात करें, सो हियर वी हैव टेकन one flower like this, one violet flower and one white flower। और जब आपने इनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन या इनका पॉलिनेशन करवाया तो F1 जनरेशन में आपको सारे प्लांट्स कैसे मिले, वायलेट। इसका मतलब क्या, जब हमको सारे प्लांट्स वायलेट कलर के मिले तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वायलेट फ्लावर है वो डोमिनेंट है और जो वाइट फ्लावर है वो रेसेसिव है, राइट। What happen when pea plants showing two different characteristics rather than just one are bred with each other? क्या हो अगर दो प्लांट्स जिनकी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग अलग हैं उनको हम क्रॉस ब्रीड करवाएंगे तो क्या होगा। What do the progeny of tall plant
with round seed and short plant with wrinkled seed look like? अगर हमने टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स लिए और ड्वार्फ प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स लिए तो उनकी जो फर्स्ट प्रोजेनी होगी, उनकी जो फर्स्ट जनरेशन होगी, उसमें किस तरीके के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स. तो वो जो सारे F1 प्रोजेनी में आपको जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सब कैसे होंगे, टॉल, और उनके सीड्स कैसे बनेंगे, राउंड सीड्स. तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टी और जो राउंड है वो दोनों कैसे कैरेक्टर्स हो गए, रेसेसिव कैरेक्टर्स, राइट. टॉलनेस एंड राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स. टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर दस द डोमिनेंट ट्रेड्स. सिंस उनकी डोमिनेंस हमको देखने को मिल रही है, उनका रूल हमको देखने को मिल रहा है ओवर द अदर, दैट्स व्हाई दे आर सपोज टू बी द डोमिनेंट traits. But what happen when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination? लेकिन अब जब इस F1 progeny को हमने सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दिया तो F2 progeny में किस तरीके के कैरेक्टर्स हमको देखने को मिलेंगे, that thing we are going to see here. A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds. तो F2 progeny में जो plants होंगे वो कुछ होंगे tall with round seed, जबकि कुछ जो होंगे वो कैसे होंगे, short plants, और उनके seeds कैसे होंगे, wrinkled. However, there would also be some F2 progeny that showed new mixtures. और F2 progeny में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नए मिक्सचर शो करें. मतलब हो सकता है कि टॉल के साथ रिंकल्ड सीड्स आ जाएं या ड्वार्फ के साथ राउंड सीड्स आ जाएं. सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल्ड सीड्स, राइट, द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. हो सकता है वो प्लांट टॉल हो लेकिन उनके सीड्स रिंकल्ड भी हो, और इसी का उल्टा शॉर्ट हो लेकिन राउंड सीड हो. तो इस तरीके से F2 प्रोजेनी में आपको रैंडम कैरेक्टरिस्टिक्स या रैंडम ट्रेट्स हमको देखने को मिलते हैं. thus the tall short traits and round seed wrinkled seed traits are independently inherited. Another example is shown in figure 9.5. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो टॉल और शॉर्ट है या जो रिंकल्ड और राउंड सीड है, वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हुए हैं, राइट. इसी का अगर हम एक और एग्जांपल देखें, सो इट इज़ बीइंग शोन हियर टू अस इन फिगर 9.5. हियर व्हाट दे हैव डन, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में दो राउंड सीड लिए एंड ग्रीन सीड लिए, दो राउंड और ग्रीन सीड लिए, और वन राउंड एंड ग्रीन सीड एंड वन इज रिंकल्ड एंड येलो सीड दे हैव टेकन. जब उन्होंने F1 जनरेशन में इनको क्रॉस पॉलिनेट करवाया तो व्हाट दे हैव फाउंड, उनको जो फर्स्ट जनरेशन में सीड्स मिले वो कैसे मिले, राउंड और येलो. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंटल जनरेशन में जो राउंड है वो डोमिनेंस पर है, और कलर्स की अगर हम बात करें तो येलो कलर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है. जब उन्होंने F1 जनरेशन वाले प्लांट्स को पॉलिनेट करवाया तो उसमें उनको 315 राउंड येलो. जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उनको 315 सीड ऐसे मिले जो कि राउंड और येलो थे, 108 सीड ऐसे मिले जो कि राउंड और ग्रीन थे, 101 सीड्स ऐसे मिले जो कि रिंकल्ड और येलो थे, और 32 सीड्स ऐसे मिले जो कि रिंकल्ड और ग्रीन थे. इसका मतलब इस रेशो में उनको सीड्स मिले. तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है या ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि F2 जनरेशन में कौन से कैरेक्टर्स इनहेरिट होंगे. डिपेंड करता है कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर इनहेरिट होगा. इसका मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द
offspring generations, right? How do these traits expressed, ये traits किस तरीके से express किए जाते हैं, that thing we are going to see here. How does the mechanism of heredity works? Cellular DNA is the information source for making proteins in the cell. हेरिडिटरी वर्क, ये सारा जो मैकेनिज्म है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉपी होंगे, तो ये मैकेनिज्म होता कैसे है और कौन सी चीज़ होती है जो इसको पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है, राइट? हमको पता है, हमने पढ़ा है कि जो सेलुलर डीएनए होता है, डीएनए का काम क्या होता है, सेल में प्रोटीन्स बनाने के लिए एक इंफॉर्मेशन का वो सोर्स होता है, राइट? किस तरीके के प्रोटीन्स बनेंगे ये कौन डिसाइड करता है? डीएनए. अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन कॉल्ड द जीन फॉर दैट प्रोटीन. डीएनए का वो सेक्शन जो किसी एक प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं उस प्रोटीन का जीन, राइट? आपने सुना होगा जीन्स होते हैं. हाउ डू द प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर. जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक. अगर हम टॉलनेस का एग्जाम्पल लें, सो वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ. हमको पता है कि प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण हमारी ग्रोथ होती है, राइट? प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन. तो किसी भी प्लांट की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? उस प्लांट के हार्मोन्स पर. अगर वो प्लांट ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करेगा तो जो ग्रोथ है वो भी ज़्यादा होगी. अगर वो कम हार्मोन्स रिलीज़ करेगा तो जो ग्रोथ है वो भी कम होगी. द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट. तो किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो जो प्लांट है वो कितना इफ़ेक्टिवली और कितना स्पीडली हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है. कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. और हमने पढ़ा है पहले भी कि जो हार्मोन्स होते हैं वो एंजाइम्स, बेसिकली हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. इफ़ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड. और अगर ये एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बन सकते हैं एंड द प्लांट विल बी टॉल. और उस केस में क्या होगा कि जो प्लांट है वो टॉल होगा. ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा हार्मोन्स तो प्लांट विल बी टॉल, कम हार्मोन तो प्लांट विल बी dwarf. If the gene for the enzyme has an adulteration that makes the enzyme less efficient. और अगर डीएनए में कोई जीन कैरी हुआ है और उस जीन में कोई इनएफिशिएंसी है या उस जीन में एक कुछ अल्ट्रेशंस हैं, कुछ मिलावट है अगर, तो उस केस में क्या होगा कि जो एंजाइम है वो उतना एफिशिएंट नहीं रह पाएगा, राइट? द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस. और जो हार्मोन का अमाउंट होगा वो कैसा होगा? कम होगा. एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट. और जो प्लांट है वो कैसा रहेगा? शॉर्ट ही रह जाएगा. दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स. इसीलिए जो जीन होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को और ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, राइट? इफ़ द इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट. अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि मैंडलिन के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो करेक्ट थे, तो बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो दोनों ही पेरेंट एक एक जीन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द डीएनए फॉर द फर्स्ट प्रोजेनी, दैट इज फॉर द फर्स्ट जनरेशन. वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर. और हमने ये चीज़ प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस की है. इफ़ बोथ पेरेंट्स कैन हेल्प डिटरमाइन द ट्रेट्स इन द प्रोजेनी,
बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ कॉपी ऑफ सेम जीन। और हम ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चाइल्ड है उसमें एक एक जीन अपने दोनों पेरेंट्स से आता है, दैट इज़ वन फ्रॉम द मेल पेरेंट द या वन फ्रॉम द फादर और अनदर वन फ्रॉम द मदर। दिस मीन्स दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट ऑफ ऑल द जीन्स। और इसका मतलब क्या, हर एक पी प्लांट में दो सेट होंगे जीन्स के, वन हेरिटेड फ्रॉम ईच प्लांट। एक 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 कैरेक्टर जो है वो एक एक प्लांट से आएगा। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट। और इस मैकेनिज्म के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक जर्म सेल जो है उसके पास केवल एक सेट मस्ट हैव ओनली वन जीन सेट, उसके पास एक सेट हो, एक जीन का सेट हो, राइट। हाउ डू जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम नॉर्मल टू कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव। ये जो जर्म सेल हैं वो कैसे एक सिंगल सेट ऑफ जीन्स बनाते हैं। आपको पता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, राइट। तो कैसे जो जर्म सेल है वो एक एक जीन्स कंट्रीब्यूट करता है टू द चाइल्ड, दैट इज वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल whole gene set from each plant, then the experiment in figure 9.5 cannot work. अगर हम बात करें कि जो प्रोजीनी प्लांट है, दैट इज़ F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो एक सिंगल जीन कैरी, अपने पेरेंट्स से एक सिंगल जीन कैरी करते हैं, तो उस केस में जो फिगर 9.5 के रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, राइट। This is because the two characters capital R and small y would then be linked to each other and cannot be independently inherited. उस केस में क्या होगा कि जो कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैरेक्टर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे और वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट नहीं हो पाएंगे in their next generation. This can be explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA but as separate independent pieces. तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर केवल एक एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए के रूप में प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट पीसेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और उन सभी को बोला जाता है क्रोमोसोम्स, राइट। Thus each cell will have two copies of each chromosomes. ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक सेल में टू कॉपीज़ होती है क्रोमोसोम्स की, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में पाए जाते हैं, राइट। वन ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट। और हमें एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम मदर से आता है। Every germ cell will take one chromosome from each pair and these may be of either maternal or parental origin. और हर एक जर्म सेल जो होता है वो एक क्रोमोसोम लेता है, हर एक पेयर से एक एक क्रोमोसोम लेता है, दैट इज़ वन फ्रॉम फादर और वन फ्रॉम मदर। मैटरनल का मतलब मदर और पैटर्नल का मतलब फादर। When two germ cells combine, they will restore the normal number of chromosomes in the progeny. और जब ये दोनों सेल्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, दैट इज़ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ensuring the stability of DNA of the species. और जब दोनों पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हो जाते हैं तो जो DNA है वो कैसा हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। Such a mechanism of inheritance explains the results of Mendel's experiment. और इस तरह का जो मैकेनिज़्म है इनहेरिटेंस का, इससे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है वो करेक्ट प्रूव हो जाता है एंड इज़ यूज्ड बाय ऑल द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। और जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे उनमें कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस होता है।
but asexually reproducing organism also follow similar rules of inheritance. लेकिन asexually reproducing organisms जो होते हैं वो भी इसी से मिलता जुलता इनहेरिटेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं. कैन वी वर्क आउट हाउ देयर इनहेरिटेंस माइट वर्क? क्या हम सोच सकते हैं कि उनमें इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं और 2 से 4 बनते हैं, तो अगर फर्स्ट जनरेशन में कोई डिफरेंस आ जाता है, तो कोई वेरिएशन आ जाता है, तो वही वेरिएशंस आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं. लाइक इन दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट? इन दिस डायग्राम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनहेरिटेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से होता है. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव सीन कि किस तरीके से जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, राइट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर हैविंग हियर इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन. कैसे हम एक जाइगोट का या एक एम्ब्रियो का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं. आपने सुना होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ इलीगल, राइट? मदर के वॉम्ब में चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करवाना इज़ कम्प्लीटली इलीगल. सो हाउ कैन द डॉक्टर्स एग्जामिन द sex of the gender of the child? That thing we are going to discuss here. So students, we know that there are 23 pair of chromosomes we have, right? जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, और केवल एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दोनों में अलग अलग होता है. जो मेल्स हैं उनमें XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और जो फीमेल है उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? सो बेसिकली होता क्या है कि दिस इज़ अ मेल दैट इज़ XY क्रोमोसोम. मेल इज़ हैविंग XY क्रोमोसोम and female is having XX chromosome, right? So when X chromosome of father fuse with the X chromosome of mother, then what will happen? XX we will get. It means girl child will born, क्योंकि XX का मतलब क्या? गर्ल. तो जब फादर का X मदर के X के साथ फ्यूज़ होता है तो उस केस में फीमेल चाइल्ड बॉर्न होता है, और जब फादर का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ होता है तो उस केस में मेल चाइल्ड या बॉय बॉर्न होता है, राइट? सो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि चाइल्ड के जेंडर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फादर, राइट? सो द चाइल्ड विल बी अ बॉय, बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल. ये चीज़ डिपेंड करती है ऑन द फादर while not on the mother, right? That is the sex of the baby depends upon the father, not on the mother. The same thing that I have just told you, it's being shown to you in the form of figure here. यहाँ पर मेल के दो जो जर्म सेल हैं उसमें X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम, और फीमेल में तो केवल X क्रोमोसोम्स ही होते हैं. तो जब फादर का X फीमेल के X के साथ फ्यूज़ हुआ तो यहाँ पे हमको फीमेल चाइल्ड मिलेगी, और जब फादर का Y मदर के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ होगा तो हमको मेल चाइल्ड मिलेगा, राइट? दिस थिंग वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट. In our next class we will discuss read the whole paragraph and study this topic in detail here. Right now we have just taken in brief knowledge about the topic. So that's all for today's class, students. We will discuss the sex determination in detail in our next class. Thank you.